और एक तो गांधी देख लिया हम लोग। हाँ, तो मतलब क्या कि अब चाहे वो क्लिपिंग के थ्रू हो, मूवी का क्लिपिंग के थ्रू हो, चाहे हमने टेक्स्ट अभी तक जितना पढ़ा है, ठीक ना, लास्ट क्लास में भी पढ़ा और अभी भी पढ़ा, तो मेनली क्या कि अब ये सिचुएशन क्लियर था कि एक तरफ क्या था, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स था जो कि इंडिया को छोड़ना चाहता था, ठीक है। सेकेंड, कांग्रेस था, ठीक, एक लीग था, और एक प्रिंसली स्टेट्स था, ठीक है। दूसरा साइड हमारा पंजाब साइड का भी गवर्नमेंट था, ठीक। उसके अलावा क्या था, डिप्रेस क्लास का भी अलग इशू था, ठीक है। तो ये मोटे मोटे हमारे प्लेयर निकल के आते हैं, ठीक। तो इनके बीच में क्या होता है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना जो एक टाइप से जो जैसे कांग्रेस रहा, उसका मेन क्या था कि भैया यूनाइटेड इंडिया बने, जहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट हो जरा पावरफुल हो, ठीक। मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान का डिमांड, प्रिंसली स्टेट चाहता क्या था कि भैया नहीं, ऐसा यूनाइटेड इंडिया ना, मतलब एक टाइप से पावरफुल सेंटर ना बने, बिकॉज पावरफुल सेंटर बनेगा तो उनका कहीं ना कहीं राजा जो वगैरह वगैरह वंशेज जो है एग्जाम्पल, या फिर जो उनका सत्ता है वो छिन जाएगा, टेरिटरी छिन जाएगा उनसे, ठीक है। अब पंजाब वाले जो चाहते थे उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि भैया कि मतलब वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, बिकॉज अल्टीमेटली उनका लैंड ही दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है ना, सिंपल सा बात है कि अभी तक जो यूनाइटेड है उनको पता था कि जो पंजाबी लोग हैं अल्टीमेटली सारा बर्डन जो पड़ेगा एक टाइप से, जो सारा चोट पड़ेगा पाकिस्तान का, वो सबसे ज्यादा जख्म पड़ेगा पाकिस्तान पंजाब में ही पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जो एग्जांपल हमारे डिप्रेस क्लास थे, वो लोग के अंदर फियर क्या था कि भैया कहीं ना कहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस कि पाकिस्तान ने तो अपना ले लिया, ठीक है, सिख भी डिवाइड हो रहा है, तो अल्टीमेटली फिर दोबारा जो हिंदू रूल जो होता है ना, मेजोरिटी क्लास का जो रूल, वो कहीं वापस ना आ जाए और हमारे साथ जो सदियों से हजारों साल से शोषण हो रहा था, फिर हमारा शोषण स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो सब ग्रुप्स का अपना अलग अलग कंसर्न था, जिनको लेकर नेगोशिएटिंग होते रहता है, जो हमने देखा था और आगे हम देखेंगे। तो लास्ट क्लास के हमने अगस्त ऑफर देख लिया, ठीक है। फिर हमने अगस्त ऑफर जो फेल हुआ था, उसके बाद मेरा इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, वो हमने देख लिया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद मेरा आता है कौन सा, क्रिप मिशन देख लिया हमने, ठीक। तो क्रिप मिशन मेरा फेल होता है, तो हमने क्या देखा था, फिर होता है मेरा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। तो उसे हमने देख लिया था, अब आगे देखते हैं। तो हमने हेल्प ग्रुप का ऑब्जेक्शन देख लिया था क्रिप मिशन के ऊपर, क्विट इंडिया मूवमेंट मेरा स्टार्ट हो जाता है, उसका ये सब कुछ देख लिया था हमने। तो फिर आज से हमारा स्टार्ट होता है, अपोजिशन हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट का, किन किन लोगों ने अपोज किया था वो देख लिया था हम लोगों ने। फिर गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स था वो देख लिया था हम लोगों ने। फिर महात्मा गांधी ने फास्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे वायलेंस कम करे वो लोग, ठीक है। ये अब क्या होता है, फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं एक डेडलॉक बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमने क्या देखा था ऊपर कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है, तो उस समय क्या होता है कि राजगोपालाचारी जो साहब जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि कांग्रेस को छोड़ देते हैं, ठीक, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उनको लगता है कि नहीं, अभी टाइम सही नहीं है सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट स्टार्ट करने का, ऐसे में हमें सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बट कांग्रेस ने डिसीजन ले लिया होता है, इसीलिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बाद वो पार्टी कांग्रेस को छोड़ देते, ठीक है। लेकिन जब बाद में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सिस्टम ये चीज कर रहा है, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का बात नहीं हो रहा है, कोई मतलब कैसे इस इश्यू को डील किया जाए। तो क्या होता है कि जो ये डेडलॉक आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक हमारा, ठीक, उसको डील करने के लिए क्या होता है, जब किसी प्रपोजल पे हामी नहीं भरा जाता है ना, तो एक टाइप से क्या होता है, राजगोपालाचारी क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के साथ नेगोशिएटिंग करके एक प्रपोजल लाते हैं, लेकिन बाद में उस प्रपोजल को भी अल्टीमेटली खारिज कर दिया जाता है। देखते हो प्रपोजल क्या था। तो सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला और राजाजी फॉर्मूला, ठीक, ये क्या था, आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप मिशन, तो हाँ, आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप मिशन एफर्ट्स वेयर ऑन टू सॉल्व द ऑनगोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ठीक। तो क्रिप मिशन फेल हुआ, अभी क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तो जो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा था उस टाइम में कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम था उसको डील करने के लिए क्या किया जाए, तो इसलिए सम इंडिविजुअल्स आल्सो ट्राई टू कम अप विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल to solve the political deadlock between All India Muslim League, International Congress on Independence of India from the British, ठीक है। तो मतलब क्या था, सी राजगोपालाचारी ने भी लाया था, और बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग लेवल पे बहुत सारे प्रपोजल्स लाया था, जिसके ऊपर दोनों ग्रुप को, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक टाइप से हामी मतलब करवाया जा सके, ठीक है, दोनों को मनाया जा सके। तो एक तो सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला था, एक था हमारा भूला भाई देसाई फॉर्मूला था, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वो मैं बाद में करवा दूंगा। क्लियर है। इसका मेन प्रपोजल क्या था राजा जी फॉर्मूला का, मुस्लिम लीग टू सपोर्ट कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पे कांग्रेस के मेंबर्स को बिठाया, ठीक है, यहाँ पे लीग के मेंबर को बिठाया, बोला कि भैया सुनिए, हम एक प्रपोजल लाए हैं, ठीक है, पसंद होगा तो इस प्रपोजल को दोनों ओके कर लेना, लेकिन बैठे सुन तो लो। पहला क्या है कि मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के इंडिपेंडेंस डिमांड को सपोर्ट करेगा, ठीक है, मतलब एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएगा। लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड सेंटर, ठीक है। मतलब क्या,
आप कांग्रेस के डिमांड जो इंडिपेंडेंस का डिमांड उसको सपोर्ट करोगे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके, प्लस आप सेंट्रल लेवल पे दोनों मिलकर एक गवर्नमेंट बनाओगे, क्लियर है, जिससे कि मतलब दोनों को पावर का मतलब एक तरह से मिले, दोनों के मन में डर खत्म हो। एट द एंड ऑफ वॉर अ कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू डेमोक्रेटिक हाँ डिमार्केट द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग मुस्लिम पॉपुलेशन। देखो मिली क्या, देखो आप कांग्रेस के इंडिपेंडेंस की डिमांड को सपोर्ट करो, ठीक, दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना लो, गवर्नमेंट बना के ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट ले लो, ठीक है, इंडिपेंडेंट मिलने के बाद आप एक कमेटी अपॉइंट करना, ठीक है, उस फिर वो कमेटी इंडिया में जहां जहां मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, मेजोरिटी में, वहां पे जाके वो लोग एक टाइप से वहां पे क्या कहते हैं उसको, प्लेबिसाइड किया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा कि वो लोग सेपरेट स्टेट चाहते हैं कि नहीं चाहते, और जहां पे लोगों ने मिला कि हाँ हम अलग नेशन चाहते हैं, फिर वहां पे उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि भैया पाकिस्तान का डिमांड जो चीज डिमांड है वो आप आफ्टर इंडिपेंडेंस सोचना, ठीक है, पहले क्या है कि आप कॉमन मिलकर एक मतलब साथ मिलकर इंडिपेंडेंस ले लो, उसके बाद हम लोग डील करेंगे अपने हिसाब से कि ग्रुपिंग मतलब अलग स्टेट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। At the end of war, a commission would be appointed to demarcate the districts having Muslim population in absolute majority, and in those areas, plebiscites to be conducted on all inhabitants, including non-Muslims area में भी, ठीक है, मतलब उस एरिया में रहने वाले सभी लोग वोटिंग दे पाएंगे on basis of adult suffrage, whether or not to form a separate sovereign state. ऑल पार्टीज, तो वो जो एक तरह प्लेबिसाइड्स होगा या एक तरह से इलेक्शन वहां पे होगा जिसमें लोग वोट देकर डिसाइड करेंगे कि भैया सेपरेट स्टेट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है, उस वोटिंग में सभी लोग मतलब एक टाइप से यूनिवर्सल होगा, मतलब सभी लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी लोग हैं उन सारे एरिया के लोग वहां वोट दे पाएंगे, ठीक। ऑल पार्टीज वुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर स्टैंड, सभी जैसे इलेक्शन कैंपेन होता है सभी पार्टी को मौका मिलेगा अपना स्टैंड रखने के लिए कि पार्टिसिपेंट का क्या स्टैंड है क्या नहीं है, ठीक है, अपना क्या व्यू है प्लेबिसाइड्स पे क्या नहीं है, ठीक है। इन उसके बाद क्या होता है, लोग वोट देंगे, अगर वोट में मान लो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमको अलग स्टेट चाहिए, अलग कंट्री चाहिए, इन केस ऑफ एक्सेप्टेशन ऑफ पार्टीशन एग्रीमेंट टू बी मेड जॉइंटली फॉर सेफ गार्डिंग डिफेंस कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। तो अगर मान लो पार्टीशन का लोगों ने बात करें तो ठीक है, आपको एक टाइप से अलग कंट्री टाइप का एक अलग स्टेट दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन तब भी जो डिफेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, कॉमर्स हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, आप अपना इंडिविजुअल स्टेट एक टाइप से एक सेमी सॉवरेन गवर्नमेंट टाइप का आप चला सकते हो, ठीक है, एक टाइप डोमिनेंट स्टेट टाइप का बोल लिया जाए, एक टाइप से आप डोमिनेंट स्टेटस टाइप के आप चला सकते हो गवर्नमेंट, ठीक, जिसमें कि जो मतलब एक टाइप से आप अलग अपना पाकिस्तान एक अलग ग्रुपिंग स्टेट बना लोगे, अपना ग्रुपिंग का अलग से आप कंट्री बना लोगे, ठीक है, लोग अगर एक्सेप्ट करेगा तो उस कुछ एरिया को अलग से एक स्टेट बना दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो कम्युनिकेशन हुआ, डिफेंस हुआ, कॉमर्स हुआ, इसका स्टेट सेंटर के पास रहेगा, बाकी सब स्टेट के पास रहेगा। These terms to be operative only if England transfer full power to India, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंग्लैंड सारा ट्रांसफर इंडिया को दे देगा। क्लियर ये चीज, एक बार खुद से देख लो। मतलब इनका प्रपोजल में ये था भैया साथ मिलकर आजादी ले लेते हैं, ठीक है, साथ मिलकर आजादी ले लेते, आजादी लेने के लिए क्या करते हैं, मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, उस गवर्नमेंट के हाथ में जब सत्ता आ जाएगा तो गवर्नमेंट फिर एक कमेटी अपॉइंट करेगा, ठीक है, वो कमेटी जिस एरिया में मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम है वहां पे जाके वो प्लेबिसाइड करवाएगा, ठीक है, वहां पे सब लोग अपना एक्सप्रेस कर पाएंगे, सब लोग वोट कर पाएंगे, अगर उसके बाद लोग अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें अलग ही स्टेट ही चाहिए टाइप से, तो एक कुछ टीटी साइन करके एक कुछ चीज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पास रख के बाकी मामलों में आपको ऑटोनॉमी दे दिया जाएगा। ये प्रपोजल था मेनली, तो देख लो एक बार।
क्लियर हो गया? हेलो, ठीक है चलो। हाँ, तो ये क्लियर हो गया कि क्या होता है कि आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप मिशन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक होता है उसको डील करने के लिए क्या होता है, राजगोपालाचारी जी अपना एक फॉर्मूला लेके आते हैं, ठीक, जिसमें ये बोला जाता है कि लीग और कांग्रेस मिलकर अपना एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है, दोनों कंबाइंड होकर इंडिपेंडेंस का डिमांड करें, ठीक है, साथ में मिलकर एक गवर्नमेंट बनाए, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होगा, एक कमिटी फॉर्म किया जाएगा, फिर वो कमिटी जो है वो जहां जहां मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स है वहां पे प्लेबिसाइड किया जाएगा, जिसके अंदर सभी लोगों को अपना वोटिंग देने का अधिकार रहेगा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होगा, ठीक। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक्सप्रेस करेंगे व्यू जाके, ठीक। और इन केस मान लो प्लेबिसाइड में ये डिसाइड होता है कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, तो फिर एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जिसमें कि जो ज्वाइंट जो एग्जाम्पल से ज्वाइंट सेफ गार्डिंग ऑफ डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन किया जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर? ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि सीआर फार्मूला को लेकर क्या होता है, गांधी जी और जिन्ना के बीच में टॉक होता है, ठीक है। तो गांधी प्लेस्ड द सीआर फार्मूला एज हिज प्रपोजल टू जिन्ना, बट गांधी जिन्ना टॉक फेल्ड आफ्टर 2 वीक ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। मतलब सीआर प्लान को लेके गांधी जी सीरियसली उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं कि भैया ऐसे ऐसा ठीक है कि इंडिया डिवाइड ना करो, यूनाइटेड ही रहना, तो इस प्रपोजल पे आपको भी खुशी, क्योंकि आपका भी ग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है। अगर आप रियल में उनका भलाई चाहते हो तो वो लोग तो खुद डिसाइड कर रहे हैं ना अपना फ्यूचर, तो उनको हक मिला। तो इस प्रपोजल के ऊपर जिन्ना का क्या एक टाइप से वो व्यू था। तो जिन्ना वांटेड द कांग्रेस टू एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। उसका सिंपल सा था, भैया ये सब ग्रुपिंग छोड़ो, वी वांट पाकिस्तान, तो हमको ये टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करो, ठीक। सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या था, ही वांटेड ओनली द मुस्लिम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टू वोट इन द प्लेबिसाइड एंड नॉट द इंटायर पॉपुलेशन। उस प्रपोजल में क्या था कि सीआर फॉर्मूला के अंदर क्या था कि उस एरिया में रहने वाले, ठीक है, उस मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में रहने वाले सभी लोग वोटिंग करें, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कल को डिवाइड होकर वो एरिया पाकिस्तान में जाता है तो वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं वो लोग इफेक्ट होंगे ना। इसलिए क्या है कि वोटिंग का अधिकार उस केस में कि रियल में न्यू स्टेट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो सबको मिले, उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को भी। लेकिन जिन्ना का ऑब्जेक्शन क्या था, नहीं सिर्फ मुस्लिम्स लोग ही वहां पर डिसाइड करें, उनके पास सिर्फ वोटिंग का अधिकार होना चाहिए इस मामले में। ही अपोज द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर बने, उसका आइडिया का भी एक अगेंस्ट में था, ठीक है। इसका मतलब क्या, सिंपल सा बात है, ये जो ट्राई था राजगोपालाचारी का और गांधी जी का कि पार्टीशन किस रुक जाए, ये भी फेल हो गया। और सब अलग अलग लीडर्स का क्या ऑब्जेक्शन था सीआर फार्मूला के ऊपर। सीआर फार्मूला वाज सीन एज कांग्रेस बिट्रेल ऑफ द सिख बाय अकाली दल लीडर, ठीक। हमने क्या देखा था, अकाली दल लीडर थे, उनको क्या क्या हुआ कि देखो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दूसरा प्रपोजल लेके आया सीआर फार्मूला। उसमें क्या था कि जो पंजाब का जो एरिया, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और बंगाल का, ठीक है, पंजाब पे भी बात करते हैं, ठीक। तो पंजाब का सिंपल सा बात है, कल को अगर पार्टीशन होता है, ठीक है, मान लो सीआर फार्मूला के अंदर गवर्नमेंट बन जाता है, ठीक है, प्लेबिसाइड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि हमको अलग स्टेट चाहिए, पंजाब पाकिस्तान चाहिए, तो उस केस में डिवाइड बंटवारा किसका होगा, पाकिस्तान का ही होगा ना। पाकिस्तान जो बनेगा वो तो पंजाब का डिवाइड करके ही बनेगा, तो सबसे ज्यादा जो जख्म बनेगा या फिर जो मिलेगा या फिर सबसे ज्यादा तो मतलब नुकसान होगा, लॉस होगा, चाहे वो लैंड का हो चाहे वो मैन पावर का हो, वो पंजाब का ही होगा। तो सिंपल सा बात है कि पंजाब के लोग या पंजाब के जो लीडर्स होंगे कभी भी इस चीज को लेकर अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अकाली दल जो पंजाब का मतलब जो पार्टी बना था 1922 के आसपास, ठीक है, उसने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। सिंस द फॉर्मूला मीन डिवाइड ऑफ पंजाब इनटू टू, तो सिंपल सा बात है, the proposal had been opposed by other leaders such as सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑफ हिंदू महासभा, ठीक है। तो देखो टू नेशन थ्योरी सबसे पहला जो इंडिया में लाया गया था वो लाया गया था सावरकर साहब ने भी लाया था 1937 के अंदर, जिस समय पाकिस्तान का रिजोल्यूशन कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में सिचुएशन ऐसा बनता है कि बाद में कांग्रेस मतलब ये मुस्लिम लीग भी अपना टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। और फिर उसके बाद से मतलब इंडिया 1940 के बाद से वो पाकिस्तान का रट लगाना स्टार्ट कर देता है। ये खत्म हो गया ये चीज, ये जब फेल हो गया तो क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, पर्सनल इंडिया के एक लीडर ने कोशिश किया था ना, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कोशिश करेगा ही, क्योंकि ये सब सिचुएशन को डील करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक न्यू प्लान भेजता है, एक न्यू कमिटी भेजता है, वेबल प्लान, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है देखते हैं। इन 1943 लॉर्ड वेबल सक्सीडेड लॉर्ड लिलिंगटन एज गवर्नर जनरल, मेड एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब वेबल प्लान के अंदर क्या क्या रहता है, जो हमने अभी क्लिप के थ्रू देखा ना, उसमें से ही बहुत कुछ है यहाँ पे। क्या, with the expectation of the governor general and the commander in chief all other member of the executive council in Indian, मतलब क्या इन्होंने ये बोला, इनका पहला प्रपोजल क्या था, देखो भैया, कमांडर इन चीफ
और गवर्नर जनरल को छोड़ के बाकी सब लोग इंडियन रहेंगे, ठीक। मतलब क्या, डिफेंस हमारे हाथ में रहेगा, ठीक है, और जो गवर्नर जनरल का पावर है वो सेम का सेम रहेगा, बाकी सब जो पावर है हम इंडिया के हाथों में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस है नहीं, पहला चीज तो ये। दूसरा क्या, दिस काउंसिल वुड हैव अ बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हिंदू, मुस्लिम एंड डिफरेंट कास्ट ऑफ हिंदूज, ठीक है। मतलब क्या, ये जो एक टाइप से जो हम पावर देंगे, एक जो कमिटी बनेगा, काउंसिल बनेगा इंडिया इंडिया के इंडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए, उस कमेटी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें क्या, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, मतलब रीजन के हिसाब से सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है, कास्ट के हिसाब से सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो रहा था और यूनाइटेड इंडिया के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में था। गवर्नर जनरल वेटो वुड नॉट बी एबॉलिश्ड, मतलब क्या, गवर्नर जनरल तो एक पावर सेम टू सेम रहेगा, प्लस क्या, गवर्नर जनरल का जो वेटो पावर है वो भी सेम का सेम रहेगा। मतलब क्या, इंडिपेंडेंस कल को इंडिया को मिल भी जाएगा, इंडिया के लोगों ने, इंडिया के लीडर्स ने एक पॉलिसी पास भी कर लिया, ठीक है, तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगा तो उसको एक टाइप से मतलब रिजेक्ट कर सकता है, बिकॉज उसके पास वेटो रहेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर वाज टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम गवर्नर जनरल टू इंडियन मेंबर ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो मैं देखो, वेबल प्लान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या था भैया, कि डिफेंस को छोड़ के कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल जो होगा यूरोपियन होगा, उसको छोड़ के बाकी सब इंडियन को हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो काउंसिल बनेगा उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सबका, चाहे मुस्लिम्स और डिफरेंट कास्ट हो, ठीक, ये सब। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्लियर है? तो ये एक बार देख लो वेबल प्लान में क्या था खुद से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। हम्म। तो वेबल प्लान को हम लोग ब्रेक डाउन प्लान भी कहते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ठीक है। वेबल प्लान को हम लोग ब्रेक डाउन प्लान भी कहते हैं, बिकॉज फॉर ब्रिटिश लिविंग विदाउट अ यूनिवर्सली एग्रीड एग्रीमेंट वाज डिसऑनर, क्योंकि देखो, ब्रिटिश भी क्यों चाहता था जल्दी से ट्रीटी साइन हो, बिकॉज ब्रिटिश को ये लगता है भैया अगर इंडिया का इशू को हम बिना सॉल्व किए, बिना अच्छे से पीसफुल डील किए, उसको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हाथ में दिए अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ओनर को के अगेंस्ट में जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि इस प्रपोजल को लेके क्या होता है शिमला कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का दो कैपिटल होता है, ठीक ना, एक समर कैपिटल होता है, एक विंटर कैपिटल होता है, ठीक है। दिल्ली तो उनका विंटर कैपिटल हो गया, समर में क्या होता है उनका कैपिटल शिफ्ट हो जाता है शिमला के अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, शिमला में कॉन्फ्रेंस होता है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द वेबल प्लान, a conference of 21 Indian political leaders was invited to the summer capital of British government, Simla. अब क्या देखो, 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब 21 पॉलिटिकल पार्टीज या 21 अलग अलग ग्रुप्स के जो लीडर्स है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ में बैठ के बातचीत हो रहा था, मतलब उन सबको एग्री करवाना था, ऐसा प्रपोजल बनना चाहिए था, ठीक। So to Simla conference to discuss the provisions of the Wawal plan, a conference of 21 Indian political leaders was invited to a summer capital of British government, Simla. The leaders included, अब देखो कांग्रेस के, अब 1939 से क्या होता है, 1939 से लेकर सिंस 1945 तक, ठीक है, जो कांग्रेस के लीडर रहते हैं, मतलब प्रेसिडेंट रहते हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से कौन लीडर रहते हैं यहाँ पर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। यहाँ पे जिन्ना सा जिन्ना भी रहता है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस भी अल्टीमेटली फेल हो जाता है, बिकॉज हमने ऊपर देखा था कॉन्फ्लिक्ट रीजन। तो शिमला टॉक फेल्ड ऑन द इशू ऑफ सिलेक्शन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स। जिन्ना सेड दैट नो
non-League Muslims would be represented to the executive council because only Muslim League has right to represent the Muslims of India. जो हमने अभी क्लिप में भी देखा था, ठीक है, उस वीडियो क्लिप में भी चीज हुआ था कि क्या मुस्लिम लीग का बार बार डिमांड ये हुआ था भैया कोई और ग्रुप, कोई और पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मुस्लिम्स को एक टाइप से एग्जीक्यूटिव में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी बिकॉज वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। क्लियर? जो कि कांग्रेस को इस बात पे बिल्कुल मतलब रिजेक्टेड था बिकॉज कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे। सो कांग्रेस हैड नो राइट टू नॉमिनेट एनी मुस्लिम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये मुस्लिम लीग का डिमांड था। तो सिंपल सा बात है, डिमांड रिजेक्ट ही होगा। जिन्ना also demanded that in case of division of votes, the objection by the Muslim member, there should be a provision that the vote is cleared only by 2/3 of the majority। ठीक है, मतलब उनका ये मेन डिमांड था भैया कल को अगर मान लिया जाए कि कल को वोटिंग होता है इसके ऊपर, ठीक ना, मतलब ये उनका क्लियर एक तरह से कॉमनल वीटो मांगना चाह रहे थे। मतलब क्या, अगर मान लो कोई प्रपोजल कल को आता है, ठीक है, और उस पर 2/3 जो मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम मेंबर्स है अगर उसको एक टाइप से रिजेक्ट कर देते हैं तो प्रपोजल पास नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक टाइप से उनका डिमांड क्या था, हम लोग कॉमनल वीटो मिले। वेवेल हैड गिवन प्लेस टू 6 मुस्लिम्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 14। ठीक है, मतलब क्या, हमने क्या देखा था वेवेल प्लान में, क्या देखा था उन्होंने, क्या बोला था हम लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे हिंदूज को, मुस्लिम्स को और अदर कास्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिला, क्या 14 लोगों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, इसमें 6 मुस्लिम लीग के मेंबर को शामिल किया गया। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, क्या कि उनका पॉपुलेशन भले ही अप्रॉक्स 25% था लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन जो मिला वो मोर देन एक ऐसे बोल सकते हैं क्या 40% के आसपास। ठीक है, and the British had given it the power of veto to any constitutional proposal, तो veto power उनको मिल गया। But Muslim represented only 25% of Indian population, thus these unreasonable demands were rejected by Congress। ठीक है, तो Wavell had given place to 6 Muslims in the Executive Council of 14 and British had given it the power of veto to any constitutional proposal which was not its interest, but Muslim represented only 25% of Indian population, उनको दे रहा है 44%, मतलब उस प्रपोजल के अंदर में था। तो सिंपल सा बात है, इस चीज को कांग्रेस रिजेक्ट करेगा। This conference was the last viable opportunity for united independent India। क्लियर? तो ऐसा बोल सकते हैं जो वेवल प्लान था या सिमला कॉन्फ्रेंस था वो लास्ट हमारा अपॉर्चुनिटी था कि किसी तरह इंडिया को इंडिपेंडेंट रखा जाए, मुस्लिम लीग को थोड़ा सा ऐसा मना के कि भैया आप इंडिया के अंदर ही रहो, भले आप थोड़ा मतलब ऑटोनॉमी ज्यादा ले लो आप, ठीक है, अपना स्टेट्स का, लेकिन इंडिया का पार्ट बने रहो। ठीक ना, तो वेवल प्लान वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी या लास्ट एक टाइप से वो क्या बोलते हैं कोशिश, लास्ट ट्राई, ठीक है, जिससे कि इंडिया को यूनाइटेड रखा जा सके। लेकिन ये जब प्लान फेल हो जाता है तो क्लियर हो जाता है कि भैया पार्टीशन इज इन द एयर बिकॉज इट इज अनअवॉइडेबल, क्योंकि जो इतने सारे लीडर्स है, प्रिंस स्टेट्स हो मेरा, ठीक है, चाहे वो प्रिंस स्टेट्स हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे सिख हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, सबका अलग अलग वो चीज था। तो सिंपल सा बात था कि इतने सारे लोगों का डिमांड अकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पार्टीशन वाज द ओनली सॉल्यूशन। बिकॉज अगर पार्टीशन नहीं होता, जैसा हमने क्लिप में भी क्या देखा कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर क्या हो रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कॉमनल वॉर हो रहा था, कॉमनल वायलेंस हो रहा था। तो अगर पार्टीशन अगर नहीं हो पाता और अगर जो गांधी जी का लास्ट ट्राई था किसी तरह जिन्ना को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दिया जाए और किसी तरह पार्टीशन रुक जाए, अगर रियल में वैसा हो जाता, पार्टीशन रुक भी जाता, तो तब भी इंडिया के अंदर सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन था, कभी खत्म नहीं होता। हमने उस क्लिप के अंदर देखा था ना पटेल वाली मूवी के अंदर कि पटेल साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर मान हम आपके ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने को तैयार है लेकिन बाहर जो लोग अभी दंगा कर रहे हैं अगर ऐसा होता है तो वो फिर ऐसा मतलब उस सिचुएशन में कोई डील नहीं कर सकता है, फिर कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा फिर। क्लियर है? तो ये एक बार देख लो शिमला कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शिमला कॉन्फ्रेंस जो था, ठीक है, वो लास्ट अपॉर्चुनिटी था इंडिया को यूनाइटेड इंडिया रखने का। ठीक है, वो जब भी फेल हो जाता है तो फिर क्लियर है कि भैया अब कोई जुगाड़ नहीं है इंडिपेंडेंट रहने का, मतलब यूनाइटेड रहने का। तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाता है फेल होने का? मुस्लिम लीग wants the right for the representation of the Muslim member in the council। उसका एक ही रट्टा भैया, अकेला हम ही मुस्लिम्स मेंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसके अलावा कोई ग्रुप और रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। ठीक, तो ये सिंपल सा बात है, कांग्रेस नहीं मानता। द कांग्रेस बीइंग ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंसिस्टेड ऑन द नॉमिनेशन ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज। कांग्रेस सिंपल कहता भैया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
तो इंडिया के हर वर्ग के लोग, हर रीजन के लोग, हर कास्ट के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि ग्रुप को पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं। द कॉन्फ्रेंस मेट विद फेलियर बिकॉज the conference met with the failure because neither the Congress nor the League was prepared to divert from the stand taken by them। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि दोनों पर्सन का क्या होता है, देखो मुस्लिम का क्या कहना होता है, भैया सिर्फ मुस्लिम्स को हम ही नॉमिनेट करेंगे, ठीक। कांग्रेस होता है उसका क्या कहना होता है, भैया हम सबको नॉमिनेट करते हैं, ठीक। एक टाइप से क्या होता है, कोई दो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक ना, ये इस छोर पे खड़ा है, ये इस छोर पे खड़ा है, नेगोशिएशन का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा बात है कि अब जब नेगोशिएशन नहीं होगा तो फिर सिचुएशन खराब होगा। फॉर कांग्रेस इंडिया वाज अ सिंगल नेशन, बट फॉर मुस्लिम लीग द मुस्लिम वेयर नॉट ओनली अ माइनॉरिटी बट अ नेशन इन देमसेल्फ। ठीक है, तो कांग्रेस का क्या कहना था, भैया इंडिया एक नेशन है जहाँ पे हर टाइप के लोग रहते हैं, ठीक। लेकिन जिन्ना का ये कहना था, मुस्लिम का ये कहना था कि जो मुस्लिम है उनका माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होगा, हिंदू मेजोरिटी के अंदर में आएंगे, ठीक है, उनका फियर क्रिएट होगा, इसलिए हमको एक सेपरेट चाहिए जहाँ पे हम लोग अपना सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। वे विल रेज द, इससे नुकसान क्या हुआ, जब गांधी जिन्ना टॉक हुआ तो क्या हुआ कि इस टॉक जैसे हमने क्या देखा था, इरविन और गांधी पैक्ट में क्या हुआ था, कहीं ना कहीं उसने क्या किया, इरविन गांधी पैक्ट में क्या किया था कि एक टाइप से गांधी को या कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैरेलल लाइन खड़ा कर दिया, दोनों को, मतलब गांधी एक टाइप से कांग्रेस गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो के बराबरी में लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। उस टाइप क्या हुआ, जब गांधी जिन्ना का टॉक हुआ तो उस टाइम में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो जिन्ना का जो स्टेटस है वो बढ़ गया, ठीक है, क्लियर है। जिन्ना का स्टेटस को वेबल ने क्या किया, अल्टीमेटली जो वेबल ने जो गांधी और जिन्ना का जो मीटिंग करवाया था उससे फायदा ये हुआ जिन्ना को या मुस्लिम लीग को, उसके नजर में क्या हुआ, जिन्ना का वैल्यू बढ़ गया मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो सिंपल इसलिए क्या हुआ कि जहां इंडिया एक फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर क्या है, फादर ऑफ नेशन कौन है, जिन्ना है, ठीक। तो वे विल रेज द लेवल ऑफ जिन्ना टू द लेवल ऑफ गांधी। द रिजल्ट वाज दैट मुस्लिम लीग इमर्ज्ड एज अ ग्रेट गेनर and they were now closer to a separate nation of their own। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते फिर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है सिचुएशन, वेबल प्लान फेल्ड टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक, वेबल प्लान भी फेल हो जाता है, सिमला कॉन्फ्रेंस फेल। इन 1945 लेबर पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब हमने क्या देखा, लेबर पार्टी जो कहीं ना कहीं उसका सिंपैथी इंडिया के साथ होता है, प्लस लेबर पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर बनता है हमारे एटली साहब, ठीक है, वो साइमन कमीशन के एक मेंबर रहते हैं जब वो इंडिया में आते हैं पहला बार, ठीक है, तो हमने वहां पे देखा था। तो क्लीमेंट एटली बिकेम पीएम एंड पैट्रिक लॉरेंस एज अ सेक्रेटरी स्टेट। इन अगस्त 1945 इलेक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल असेंबली वे अनाउंस, ठीक ना। तो वो जब न्यू गवर्नमेंट आता है ब्रिटेन के अंदर तो वो क्या बोलता है, भैया ठीक है बाद में बातचीत करते हैं, पहले आप ये तो बताओ कि आप रियल में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं करते हो। 8 साल पहले पुराना इलेक्शन हुआ है, ठीक है, अभी इलेक्शन करवा लेते हैं, बाद में डिसाइड कर लिया जाए कौन कितना रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट में एटीट्यूड क्यों चेंज आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड में क्यों चेंज आया, पहला, द एंड ऑफ वॉर रिजल्टेड इन अ चेंज इन द बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर। जो मैंने क्या बताया था, यूके जो था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो यूरोपियन कंट्रीज था उसका पावर डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, और यूएसए का इमर्ज हो रहा था, ठीक, तो ये पूरा डिक्लाइन हो जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड ऑफ द वॉर रिजल्टेड इन अ चेंज इन बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर, द यूके वाज नो मोर अ पावर while the USA and USSR emerged as superpower, both of them favored freedom for India। Clear? The new Labour government was more sympathetic to Indian demands. British soldiers were tired and British economy was in trouble. There was an anti-imperialist wave in the Southeastern Asia. ठीक, बहुत सारे कंट्री के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा था। Officials feared another Congress revolt, a revival of 1942 situation। जैसा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में सिचुएशन हुआ था, वो लोग चाह रहे थे, डर था उनके अंदर भी कि दोबारा ऐसा सिचुएशन ना हो जाए, क्योंकि इस बार जो होगा और खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि पहला रीजन तो ये रहा कि भैया जो मतलब इंडिया के जो लोग थे वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर, मतलब एक टाइप से ज्वाइन करके उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ा था, ठीक है। अब अगर इस बार जो रिवॉल्ट होगा तो हो सकता है चांसेस ये लोग भी है कि वो लोग जो भी जिन्होंने ट्रेन मिलिट्री पा लिया था, स्किल्स पा लिया था, ठीक है, जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्मी के अंदर, अब वो लोग भी मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मूवमेंट होगा इस बार और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा वायलेंट होगा, ये डर था उनके अंदर। Officials feared that another Congress revolt, a revival of 1942 situation, but much more dangerous because of a likely combination of attacks on communication, agrarian revolt,
labor trouble, army dissatisfaction, joined by government officials and the police in the presence of INA men with some military experience. क्लियर है, सब लोग आपस में मिलके आएंगे तो, और जिनके पास एक मिलिट्री एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है, तो वो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो ये भी डर था उनके अंदर, इसलिए वो चाहता था क्या भैया इन सब मामले से पत्रे से बचो और अपना चुपचाप बोरिया बिस्तर निकाल के लेके चले जाओ। इसी बीच में क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है मेरा, इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल होता है, ठीक ना। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में लोग देखेंगे बाद में। उसका मेनली क्या होता है कि हमने देख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है, कि सिंगापुर के कंट्रोल में आ जाता है, सिंगापुर के अंदर वो अपना गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, अपना खुद का पासपोर्ट, करेंसी सब कुछ स्टार्ट भी कर देते हैं वो लोग, बाद में म्यांमार तक पहुंच भी जाते हैं, फिर वहां से इम्फाल में अंदर करते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, बिकॉज जापान के ऊपर फिर बॉम्ब गिर जाता है, इसलिए जापान उसको सपोर्ट कर नहीं पाता है, अल्टीमेटली उनका सप्लाई लाइन टूट जाता है। और एट लास्ट क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो INA के जो फोर्स होते हैं, जो बंदे रहते हैं, ठीक है ना, तो उनको फिर अरेस्ट कर लेते हैं, उनके फिर ऊपर ट्रायल चलाया जाता है फिर। तो इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल और द रेट फॉर ट्रायल वेयर द ब्रिटिश इंडियन कोर्ट मार्शल ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ INA। एक तरह से कोर्ट मार्शल होता है, बिकॉज INA के अंदर जो आर्मी मैन रहते हैं, जो पर्सन रहते हैं, वो भी एक टाइम में क्या था, ब्रिटिश आर्मी के पार्ट थे, ठीक है। होता ये है ना कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो इंडियंस लोग लड़ते हैं, ब्रिटिश आर्मी का पार्ट बन के, वो अलग अलग कंट्रीज में जाके लड़ते हैं, ठीक, सिंगापुर में लड़ रहे हैं अपना, फिर म्यांमार में लड़ रहे हैं, तो सब जगह लड़ रहे थे। तो अब क्या होता है, जब जापान वहां पे इन्वेट करता है, तो उन सभी इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में लड़ रहे थे उनको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लेता है। तो बाद में बोस साहब जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो मदन टाइप से जो बोस साहब हमारे होते हैं, ठीक, वो जाके बातचीत करके क्या होता है कि उनको फिर एक विद जापान के हेल्प से क्या होता है, एक आर्मी तैयार करते हैं, इंटरनेशनल आर्मी, ठीक है। अच्छा, तो मोहनलाल तैयार करते हैं, बाद में देख लेंगे वो चीज, ठीक। यहाँ पे मेनली क्या चीज हम लोग को चीज समझना क्या, कि मेनली क्या होता है कि उनके ऊपर जो अरेस्ट होता है INA, वो एक टाइम में क्या होता है कि ब्रिटिश आर्मी के पार्ट होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एक आर्मी का पार्ट, एक बंदा, ठीक, को सोल्जर एक पर्टिकुलर आर्मी में है, ठीक है, कल को वो क्या होता है उसी आर्मी के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर देता है। सिंपल सा बात है कि उनके ऊपर कोर्ट मार्शल का चार्जेस चलेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जिस आर्मी के पार्ट थे, उसी आर्मी के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। The most famous was a joint court martial of Colonel Prem Sehgal, Colonel Gurbaksh Singh Dhillon और मेजर शहनवाज खान। अब यहाँ पे क्या है कि तीनों मेजर कम्युनिटी है, ठीक, हिंदू मुस्लिम सिख सब कुछ है। तो सिंपल सा बात है कि ये लास्ट मतलब INA जो प्रोटेस्ट हुआ था, INA जो ट्रायल हुआ था, तो उस कंडीशन में जो इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था इन लोगों को छोड़ने का डिमांड लेकर, तो वो लास्ट मूवमेंट था जब इंडिया के अंदर सभी ग्रुप, सभी लोगों ने, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे मतलब कांग्रेस हो, चाहे सभी महासभा, मतलब सभी लोगों ने यूनाइटली होके एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब एक यूनिमस वॉइस के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज किया था, एक कॉमन मोटिव के साथ। ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। द मोस्ट फेमस वाज ये, दे वेयर चार्ज विथ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग इंपेरियर, ठीक। These trials attracted much publicity and the public sympathy for the accused, ठीक है। During the trial, mutiny broke out in the Indian Navy, रॉयल इंडियन नेवी। तो इस टाइम में क्या होता है, इसके सपोर्ट में क्या होता है, जो हमारा बॉम्बे के अंदर रॉयल इंडियन नेवी होता है, मतलब क्या ब्रिटिश नेवी जो होता है इंडिया के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी म्यूटिनी स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन अलग होता है, ठीक है। तो INA वाले को क्या होता है कि सभी लोग सपोर्ट करते हैं, बट रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी को सपोर्ट नहीं करते कोई भी, ना लीग सपोर्ट करता है इसको, इस म्यूटनी को, ना तो कांग्रेस सपोर्ट करता है और ना ही अदर ग्रुप सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन INA को सब सपोर्ट करता है, बिकॉज रीजन ये होता है, रॉयल इंडियन नेवी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, जो बुरा बिहेवियर होता है, ठीक ना, उस सबको लेके यहाँ प्रोटेस्ट होता है, तो हम बाद में देख लेंगे इस चीज को। बस ये याद रखना कि इसी टाइम फ्रेम में मेरा स्टार्ट होता है ये चीज। कांग्रेस सपोर्ट फॉर द INA प्रिजनर्स। Congress session in 1945 at Bombay, a strong resolution was adopted declaring Congress support for the INA cause. कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके सपोर्ट किया। डिफेंस ऑफ INA प्रिजनर्स इन द कोर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय भूलाबाई। अब उसके अलावा क्या था कि कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा था, तो वहां पे कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े वकीलों को भी वहां पे अपॉइंट किया, बोला भैया आप जाए केस करो उनके लिए। भूलाबाई देसाई ने वहां पे मतलब लड़ा, तेज बहादुर सप्रू लड़ा, कैलाश नाथ काटजू और नेहरू एंड अरुणा सिंह अली ने भी थी, ठीक है। यहाँ पे INA डिफेंस कमेटी वाज फॉर्म्ड इंडिया के अंदर। INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमिटी डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल सम ऑफ मनी एंड ये सब, ठीक है, जिन जिन फैमिली को अफेक्ट हुआ था उन सबको ये सब हेल्प किया। फंड कलेक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये सब चीज कांग्रेस ने किया अपने लेवल पे। कैंपेन फॉर द रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स, the agitation got wide publicity through extensive press coverage with daily editorial distribution of pamphlet often containing threat of revenge, होल्डिंग अ पब्लिक मीटिंग एंड द सेलिब्रेशन ऑफ INA डे एंड द INA वीक, ठीक है। ये सब चीज हुआ कंट्री के अंदर उस टाइम में उनके सपोर्ट में।
कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी रिलीज ऑल द 3 एक्यूज। तो बाद में क्या होता है, जो ब्रिटिश आर्मी, अब देखो उस समय क्या होता है कि हमारे म्यांमार के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन क्या होता है, वो वहां के गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है, तो इंडिया में आने वाले होते हैं, ठीक है। तो बाद में उनके कहने पे क्या होता है कि ये जो एक्यूज होते हैं ना, उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो जो भी चीज हुआ, तो कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी रिलीज ऑल द 3 एक्यूज, ये तीनों भाई साहब को छोड़ दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द आईएनए सोल्जर्स वेर सेट फ्री, ज्यादातर को छोड़ दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा, ठीक है। तो इनके रिकमेंडेशन पे आईएनए के जो सोल्जर्स होते हैं ना, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक शर्त पे ये कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इन सोल्जर्स को इंडियन आर्मी में रिक्रूट नहीं किया जाएगा। मतलब ये आईएनए का जो ट्रायल चल रहा था, ठीक है, उनके सोल्जर्स को, ठीक, इस शर्त पे छोड़ा जाता है, ठीक है, कि भैया इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर आप इन लोगों का जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है या जिन लोगों ने अगेंस्ट में हमारे किया है, उनको इंडियन आर्मी के अंदर या इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा एंड एग्रीड बाय नेहरू। हाँ, तो commander in chief of the Indian Army released all the 3 accused. Most of the INA soldiers were set free on the recommendation of Lord Mountbatten of Burma and agreed by Nehru as the precondition for independence. The INA soldiers were not reintroduced in the Indian Army. Clear ये चीज? इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर उनका मतलब छोड़ना, रिलीज करने का मतलब ये कंडीशन ही था कि भैया हम इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी इसको आप इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। क्लियर है ये चीज? हेलो, हाँ भैया। भैया बात यह होता है ना, रूल चेंज एक वो भी होता है ना, एक ट्रीटी आपने किया है, बोला है, तो दूसरा बात ये हो रहा है ना कि जवाहरलाल नेहरू का शायद गलती, मतलब देखो गलती नहीं बोल सकते, बट वो कुछ ज्यादा ही थोड़ा आइडियोलॉजिकल बेस्ड थे, ठीक है। जिनको ये लगता था कि दुनिया अच्छी है, इसलिए हमने चाइना के साथ पंचशील साइन कर दिया है, ठीक है। तो फिर हमने क्योंकि ट्रीटी साइन किया है तो ट्रीटी मानेगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन बना है, तो क्यों बना कि वर्ल्ड वाइड का झगड़ा को पीसफुली मतलब सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो पीसफुली साइन करेगा। तो उनका जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो भरोसा था ना, जो ट्रस्ट उन्होंने किया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, वही एक रीजन था उनका जो क्रिटिसिज्म आज के टाइम में होता है सबसे बड़ा, कि उन्होंने कुछ, अब इसको आप अच्छा बोल सकते हो, बुरा बोल सकते हो, क्योंकि देखो रिजल्ट, क्योंकि आउटपुट इंडिया के फेवर में नहीं था, इसलिए आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लिया जाए आउटपुट अगर इंडिया के फेवर में होता, फिर आप क्या करते हो? उनको तो पता नहीं था ना, उन्होंने, उनका क्या मतलब, सिंपल सा बात है, आज के टाइम में इंटरनेशनल लेवल पर आप कॉपरेशन चाहते हो सारे कंट्री साथ, तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उनका यही गलती था कि उनको लगता था दुनिया अच्छा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना है तो ये ट्रस्ट करने लायक है, तो उन्होंने ट्रस्ट किया। अब ट्रस्ट किया तो उन्होंने अपने हिसाब से डील किया। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तभी तो यूएनओ जो बना था हमारा, उनको क्या था कि जो पाकिस्तान का इशू हुआ, उनको क्या लगा यूएन के अंदर ऐसा इशू हुआ है, तो जिन्होंने भी देखो, क्योंकि यूएन चार्टर में ही लिखा है ना कि पीसफुल, हम जो दो कंट्री के बीच में होगा तो पीसफुली हम डील करेंगे, ठीक है। तो उनको लगा कि पीसफुली डील होगा, वहां पे सब फैक्ट्स रखा जाएगा सामने में, महाराजा है यहाँ पर, वो बता देंगे कि हमने साइन किया, ठीक है। इसलिए वो लोग वहां पे गए वो। अब वहां पे गए तो अब उनके अंदर कौन है? यूएसए है, यूएसएसआर है, ठीक है। तो दोनों वेटो पावर है वहां पे। अब दोनों का अलग ही कोल्ड वॉर चल रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने उस इश्यू को अपना फायदा उठाने के लिए कंटिन्यूअसली उसको, जब भी इशू आता है इस चीज को, उसको वेटो करके हटा देते हैं, चर्चा ही नहीं करते। तो अभी से लेकर उस टाइम से लेकर अभी तक अटका ही हुआ है वो इशू अभी तक, कभी वो लोग डील ही नहीं करते, डिस्कस ही नहीं करते। जब भी मामला बात होता है कि डिस्कस करेंगे, कुछ सॉल्यूशन का बात आता है, जो वीटो कर देता है। मतलब देखो, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो 5 मेंबर है ना, उनका सिस्टम ये कि यूनिनिमस होना चाहिए, मतलब उन पांचों में से एक नहीं बोल दिया कि हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसको अभी, तो डिस्कस नहीं हो सकता वो चीज। तो हम इंटरनेशनल करेंगे तो वहां समझ जाएंगे। लेकिन बात वही होता है कि यहाँ पे आप गलती ये नहीं बोल सकते, बिकॉज भविष्यवाणी थोड़ी उनका सपना में देखा था कि ऐसा चीज होगा। उनका ट्रस्ट दिखाना एक टाइप से उनका, बाद में उनको मतलब एक टाइप से उनके लिए मतलब बैक फायर किया, उनका ट्रस्ट दिखाना है, ठीक है। तो वही बोलते हैं, हाँ, this movement marked the last major campaign in which the force of the Congress and the Muslim League aligned together। तो मैंने बोला ये जो आईएनए का ट्रायल था, ये लास्ट ऐसा मौका था जहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ा था। द कैंपेन हैड अ वाइड ज्योग्राफिकल रीच।
The campaign had a wide geographical reach and witnessed the participation of all diverse social groups and political parties. सब लोगों ने एक स्वर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट किया। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है। अब जो एटलीस्ट आपने इलेक्शन बोला था, इलेक्शन करवाएंगे हम लोग, तो क्या होता है इलेक्शन में? तो कांग्रेस गॉट अ मेजोरिटी इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, सिंध एंड पंजाब। जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वहां पर कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिला, बाकी सब एरिया में मेजोरिटी मिला। क्लियर? मुस्लिम लीग गॉट अ मेजोरिटी इन बंगाल एंड सिंध, जो कि पहला बार में 37 के इलेक्शन में तो कहीं नहीं मिला था, लेकिन क्योंकि लीग का पोजीशन स्ट्रांग हो चुका था, ठीक है, इसलिए अब वो उसका वोटिंग परसेंटेज भी स्ट्रांग हो चुका था। Unlike 1937, now the League clearly established itself as a dominant party among Muslims. लेकिन 37 में ऐसा नहीं था, लेकिन 37 और 47 के 37 और 45 के बीच बहुत कुछ चेंज हुआ, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। द इलेक्शन विटनेस्ड कॉम्युनल वोटिंग। जब भी दंगा होता है कॉम्युनल पार्टीज को फायदा मिलता है, ठीक है। जब भी इलेक्शन होता है जो कॉम्युनल पार्टीज होते हैं उनको फायदा मिलता है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में हो चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हो, ठीक है। इसीलिए भी जो कम्युनल पार्टी होते हैं वो जानबूझ के भी राइट्स करवाते हैं, कम्युनल फ्रीली को प्रमोट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि भैया दिस इज द ओनली सोर्स टू गेन द पावर, बिकॉज क्लियर है। बिकॉज आप कॉमनल नहीं करवाओगे तो फिर लोग पूछेगा ना भैया एजुकेशन बताओ, हेल्थ बताओ, ये सब बताओ, बट कॉमनल करवा दिया आपने तो सिंपल बात है, सब लोग रीजन के नाम पे जाके वोट डाल देगा, बाकी सब इश्यू फिर गया तेल लेने, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। लिमिटेड फ्रेंचाइज, ये जो इलेक्शन हुआ था 45 का, ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पे सबके पास वोटिंग राइट्स था, ठीक है, ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे मेनली क्या था कि जो 10% जो इंडियन पॉपुलेशन, कुछ क्राइटेरिया होता था वोटिंग परसेंटेज का, ठीक है, वोटिंग देने का, लाइक एग्जाम्पल आपके पास लैंड है, ये है, तो इनकम टैक्स पे कर रहे हो तभी, ये सब कुछ क्राइटेरिया था। तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी था इसके अंदर, लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन कुड वोट एंड फॉर द सेंट्रल असेंबली, मतलब क्या सिर्फ 10% से कम ही लोग वोट देने के लायक थे उस टाइम में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा वोटिंग हुआ। तो बाद में क्या होता है, इसमें जितना सीट्स मिला उसके बेसिस पे क्या होता है कि एक गवर्नमेंट बनता है, हमारा कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है फिर, ठीक है। इंडिया में कैबिनेट मिशन आता है, इंडिया का कैसे इंडिपेंडेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में डील करने के लिए। एम टू डिस्कस एंड प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप, प्रोवाइडिंग इंडिया विद इंडिपेंडेंस। तो कैबिनेट मिशन का क्या मोटिव होता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देना है, ठीक है। दे फॉर्मुलेटेड एट द इनिशिएटिव ऑफ सीमेंट एटली। तो कैबिनेट मिशन क्या होता है कि वहां के जो पीएम होते हैं ब्रिटेन के, ठीक ना, वो भेजते हैं इस चीज को। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मुलेटेड एट द इनिशिएटिव ऑफ सीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, पीएम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। द मिशन कंसिस्टेड ऑफ लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सर सैफोर्ड क्रिप, और जो क्रिप भाई पहले आ चुके होते हैं वो भी रहते हैं इसमें के अंदर, और अलेक्जेंडर साहब भी रहते हैं। लॉर्ड वेबल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि वेबल ऑलरेडी फेल हो चुका है प्लान, ठीक है। तो उसने इसको जिसका ट्राई करना था उसने कर लिया ट्राई, ठीक है। अब जो बाहर से जो दिल्ली मतलब लंदन से जो कमिटी आ रहा है वो ट्राई कर रहा है। क्लियर? इसका मेन प्रपोजल क्या क्या था? होल्ड डिस्कशन विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर एग्रीमेंट एज अ मेथड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर या ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी इलेक्टेड लीडर्स थे और जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ बातचीत किया, ठीक है। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया, ठीक। सेट अप एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ द मेन इंडियन पार्टी। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया कि भैया किसी तरह आप एक नॉर्मल गवर्नमेंट चलाओ, ठीक है, जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के इंडिया का कैसा इंडिपेंडेंट होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी वांटेड टू ऑब्टेन ए स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट विथ मोर पावर कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो कांग्रेस पार्टी का ये डिमांड था कि भैया हमको एक स्ट्रांग सेंटर चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हम इंडिया को यूनाइट रखना चाहते हैं, ठीक है। इंडिया को हम यूनाइट रखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी क्या है कि भैया सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके पास सेंटर पास पावर होना चाहिए। कल को स्टेट के अंदर कुछ होता है मेरा, तो सेंटर उसको आराम से मॉनिटर कर पाए, रेगुलेट कर पाए और सिचुएशन को मैनेज कर पाए। क्लियर ये चीज? ठीक है। उसका क्या होता है, हाँ, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना वांटेड टू कीप इंडिया यूनाइटेड बट विद पॉलिटिकल सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू मुस्लिम्स। तो वो भी चाहते थे इंडिया डिवाइड ना हो, इंडिया यूनाइटेड रहे, लेकिन मुस्लिम्स को सफिशिएंट सेफगार्ड मिले, ठीक है। दिस स्टैंड ऑफ द लीग वाज बैक्ड,
लेकिन बाद में क्या होता है, वो इस मामले से पलट जाते हैं, ठीक है। जब कांग्रेस भी हामी भर देता है, ठीक है चलो हम मान लेते हैं, लेकिन बाद में वो पलट जाते हैं। दिस स्टैंड ऑफ द लीग वाज बाय बैक अप by the wide belief on Muslims that British Raj was simply going to be turned into the Hindu Raj once the British departs. तो मुस्लिम लीग का डर क्या था, जब ब्रिटिश राज है वो कहीं जब ब्रिटिश चला जाएगा इंडिया को छोड़ के, तो जो ब्रिटिश राज आज के टाइम में वो हिंदू राज बन जाएगा मेरा। इसीलिए हमको अपना सेफ गार्ड के लिए एक ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। जब मुस्लिम लीग देख लेता है कि भैया मेरा यहाँ दाल नहीं गल रहा है, ठीक है, तो क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन स्टार्ट करता है, ठीक है। लीग ऑर्गेनाइज डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। होता क्या इसमें ये देखो, कॉम्युनल राइट, एक सेकेंड, हाँ। इसके बाद क्या होता है, कैलकाटा के अंदर क्या होता है, मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट करता है, ठीक, इसको हम लोग ग्रेट कैलकाटा किलिंग भी कहते हैं। ये हम समझते हैं क्लिप के थ्रू, ठीक है। एक क्लिप देख लेते हैं। हाँ, तो समझ में आ गया क्या डायरेक्ट एक्शन डे क्या था उनका। सिंपल सा भैया था, हम आप पाकिस्तान का डिमांड मानो, नहीं मानोगे तुम ये काम करेंगे, ठीक है। तो कॉमन राइट हुआ था स्प्रेड थ्रू इंडिया टू एंड द डिसऑर्डर एंड राइजिंग ब्लडशेड वेबल इंकरेज नेहरू टू आस्क द लीग टू एंटर द गवर्नमेंट। हमने ऑलरेडी क्लिप के थ्रू देख लिया ये चीज। लीग लीडर entered the council under the leadership of लियाकत अली खान, but the council did not function in harmony, ठीक है। At the arrival of new viceroy Lord Mountbatten, Congress leader expressed the view that the coalition was unworkable, कि भैया ये काम ही नहीं कर रहा, ये रास्ता में रख के देख लिया, अब क्या करे तो करे, ठीक है। तो लास्ट में फिर एक ही रास्ता बचता है, क्या, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। मतलब ये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बाद में क्या होता है, एक्ट पास करता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके अकॉर्डिंग दो नेशन इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है और एक कमिटी बनाया जाता है जो इस बाउंड्री को डिमार्केट करेगा। क्लियर है। तो मतलब ये, अगर आज के डेट में अगर अगर इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहे ना कि हम, मतलब वो चाहे तो इस एक्ट को कैंसिल कर देगा मानने से, ठीक है। तो अगर वो बोलेगा तो वापस एक टाइप से हमारा जो, जैसे सिंपल लॉ है ना, हमारा जो इंडिपेंडेंस वो एक लॉ के थ्रू आया, ठीक है, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। इस लॉ का प्रोविजन क्या था, क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। हम दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाते हैं, ठीक ना, जिसके पास ये हक होगा कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से भी निकल सकता है। कॉमनवेल्थ एक कंट्री है, 21 या 22 क्या ओ, अब दिख रहा है, ठीक है। तो यहां तक दिख गया था ना लीग और डायरेक्ट एक्शन डे वाला, ठीक है। तो वही तो पता चल जाता है कि भैया अब ये काम करने वाला नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता है साथ में, इसीलिए अब एक ही रास्ता बचता है, क्या, पार्टीशन। तो फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसका प्रोविजन ये होता है कि दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाया जाएगा, ठीक, उनके पास ये राइट होगा कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो ग्रुप है उससे बाहर वो निकल सकता है। गवर्नर जनरल ऑफ ईच वेयर टू बी अपॉइंटेड बाय किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, ठीक है। मतलब क्या, इंडियन कैबिनेट या फिर पाकिस्तान कैबिनेट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फिर जो ब्रिटिशर्स को बताएगा कि भैया, ब्रिटिश किंग को बताया कि हम लोग, ठीक है, इसको अपॉइंट करना चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटिश किंग है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों कंट्री के लिए अपना अलग अलग गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा। इसीलिए क्या होता है, बाद में जब इंडिया आजाद होता है ना, तो आफ्टर आजाद होने के बाद क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है, किनको, राजगोपालाचारी को, और वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। क्लियर, क्लियर ये चीज, कोई तो बोलो। ठीक है, हम्म, तो गवर्नर जनरल ऑफ ईच वेयर टू बी अपॉइंटेड बाय किंग on the advice of Dominion cabinet, empowered the constitution assembly of the two dominion to frame and adopt any constitution, ठीक है, कि भैया दोनों कंट्री जो बनेगा, दोनों का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा और वो अपने हिसाब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, कोई भी लॉ को बना सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी पुराने लॉ को वो लोग मतलब रिपेल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इवन इंडियन ये जो इवन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास किया ब्रिटिश ने, उसको भी रिपेल कर सकता है वो,
ठीक है, मतलब उसका रिपेल करने का मतलब क्या है कि भैया आपने जो पास किया कि हम आपको आजादी देते हैं, हमको आजादी नहीं चाहिए, हमने एक्ट कैंसिल कर दिया। तो ये भी हक है था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास। क्लियर है? और हक उस समय था तो शायद अभी भी होना ही चाहिए, पता नहीं इस बारे में, जो भी है। तो सिंपल बात है, उन्होंने एक्ट पास करके बनाया, तो एक्ट में रिफॉर्म होता है, एक्ट कैंसिल भी होता है। ठीक है, तो empower the constitutional assembly of the two dominions to frame and adopt any constitution and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself। ठीक, ये जो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा वो किसी भी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी रूल्स को अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी पुराने ब्रिटिश लॉ को रिपेल कर सकता है। ठीक है, इवन ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना है इसको भी रिपेल कर सकता है वो। ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, आइदर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या होता है, एक प्रोविजन और रहता है क्या, जो प्रिंसली स्टेट्स है, ठीक है, तो देखो दो ग्रुप तो बनेगा क्या, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका मन है वो किसी को भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो भी एक टाइम में क्या बहुत ही फ्रेगमेंटेड था, इंडिया को बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड करने का बात था। लेकिन वो तो अच्छा हो कि वो जो कमिटी फॉर्म हुआ स्टेट के साथ नेगोशिएट करने का जवाहरलाल नेहरू के अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने फ्रीडम एक टाइप से नेगोशिएशन करने का पावर वल्लभ भाई पटेल और उनके जो आईएएस सेक्रेटरी थे, ठीक ना, वीवी मेनन साहब, उन्होंने फिर मिलकर सबके साथ बातचीत करके इंडिया के अंदर 565 स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को मिला के आज के प्रेजेंट का इंडिया का शेप दिया। क्लियर यहां तक, कोई डाउट? हेलो, ठीक है, तो यहीं पे अब इंडिया को आजादी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो है मोटा मोटा, ठीक है ना, चीज खत्म हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब एक बार क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग में कमिटमेंट ये था कि भैया हमारा जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, तो एक बार स्पेक्ट्रम से झांक लेते हैं हमारा क्या कंप्लीट हुआ। ठीक, एक और चीज है क्या, जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था मार्च के अंदर, तो मैंने तीन हिस्ट्री का 3 पार्ट का कमिट किया था। ठीक है, एक था मेरा एंशिएंट हिस्ट्री, एक था मॉडर्न और एक था मेडिएवल। एंशिएंट और मॉडर्न मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेडिएवल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 10 क्लासेस में इनफ होगा उसके लिए। ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि एक्स्ट्रा एज अ ग्रेटिट्यूड, ठीक है, कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ सुना मेरे को, तो इसलिए क्या है कि मैं 2 चीज और मतलब 2 पार्ट और है वो भी कवर करवा दूंगा। एक है मेरा क्या, जो मैंने कमिट नहीं किया था, एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, जिसके अंदर मेनली हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे वाले हैं। ठीक है, आजादी तो मिल गया, लेकिन आजादी के बाद का सिचुएशन क्या होगा। ठीक है, जिसका एक टाइप रफ आइडिया मैं अभी दे देता हूँ, इसको आप जो समझ लो, डेमो समझ लो, जो समझ लो। क्या आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, हमारा लैंड रिफॉर्म क्या होता है कंट्री के अंदर। ठीक है, वो हम देखेंगे, गवर्नमेंट कैसे काम करता है पुअर्स के लिए, ये काम के लिए। ठीक है, वो देख लेंगे हम यहाँ पर। फिर हम देखेंगे 1940। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, सबका सबका मिल जाएगा, सब मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है। ठीक है, उसका चिंता नहीं है। ये हम लोग लैंड, हाँ लैंड रिफॉर्म, हाँ लैंड रिफॉर्म लोग देख लेंगे कि आफ्टर 47 से क्या क्या लैंड रिफॉर्म मेरा होता है। और लैंड रिफॉर्म समझने के बाद ही हम लोग क्या है कि एक जो इशू है मेरा ना, जिसको कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्लिज्म, उसका रीजन भी हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो इशू था हमारा नेक्लिज्म का, वो भी हमारा कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लैंड रिफॉर्म देख लें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या मेरा लैंड रिफॉर्म होता है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया के अंदर दलित मूवमेंट्स होता है, जिसका कि एक लीडरशिप करके अम्बेडकर साहब भी लीड करते हैं, बाद में लगभग 1 लाख दलित के साथ वो मिलकर बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो मूवमेंट भी हम लोग देखेंगे, जिसमें दलित पैंथर ये सब भी मूवमेंट इंक्लूड होगा। ठीक है, ये सब अम्बेडकर साहब भी ये सब है। फिर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन देख लें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी तो मिल गया, लेकिन जो स्टेट्स बनेगा उनका क्या, इंडिया के अंदर जो इंडिया का स्ट्रक्चर बनेगा उसका क्या ढांचा रहेगा, वो सब चीज देख लेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद इंडिया का नेशनल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी डिबेट हुआ था। ठीक है, क्या हिंदी होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम देख लेंगे। फिर जो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन होता है वो देखना है हम लोग को। ठीक, फिर हम लोग को एक बेसिक आइडिया लेना है फॉरेन रिलेशन का। ठीक है, ये जो आप बेसिक आइडिया लोगे ना आप यहाँ पर, तो मेनली क्या है कि इसके आइडिया लेने के बाद क्या होगा कि आपको किसी भी मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई भी अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली आप ये बेसिक आइडिया ले लोगे तो उसके बाद क्या है कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है सारे कंट्री के साथ। ठीक है, अब आपको फोकस करना होगा खाली करंट में जो इश्यू चल रहा है सारे कंट्री के साथ उसके ऊपर। ठीक, तो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नेहरू फॉरेन पॉलिसी, जिसने कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन रिलेशन का बेस रखा, जिसको भले ही
गवर्नमेंट कुछ भी बोले, लेकिन आज के टाइम में भी वो पॉलिसी जो उन्होंने रखा था अपना, उसका जो फाउंडेशन बनाया था, उसी का फल हम लोग को एक तरह से मिल रहा है, और उसी बेस पे गवर्नमेंट आज भी चल रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये हम लोग कर लेंगे। उसका फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड वाला। तो तो वर्ल्ड के अंदर मेनली हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग करेंगे, वहां पे समझेंगे क्या है। हम लोगों ने बहुत बात बोला ना, इंपीरियलिज्म क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है, तो आखिर होता क्या है इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म, वो समझेंगे। ठीक, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा यूरोप के अंदर स्टार्ट होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हर रूट का प्रॉब्लम, चाहे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाए, चाहे इंडिया का इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, जो हमने देखा था पॉवर्टी देखा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा था, सब कुछ रिलेट करता है मेरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो मेरा यूरोपियन कंट्रीज में और खासकर ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ था। तो क्या था क्या नहीं था वो डिस्कस करेंगे, उसका क्या रीजन हुआ नहीं हुआ। फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी थोड़ा सा रिजल्ट करेंगे सोशलिज्म का। ठीक है, फिर इनलाइटमेंट वाला चैप्टर देखेंगे थोड़ा सा, फिर वर्ल्ड वॉर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर कोल्ड वॉर देखेंगे, फिर अफ्रीका का स्क्रम्बल देखेंगे, फिर चाइनीज रिवॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेंगे। क्लियर है, और फिर अल्टीमेटली फिर कैसे वो कोल्ड वॉर में खत्म होता है वो देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्लास में तो हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा मेडिएवल, लेकिन उसके पहले एक मैं क्या करूंगा, क्योंकि मॉडर्न जो होता है हमारा 50% जो क्वेश्चन आता है प्री के अंदर एग्जाम के अंदर, वो मेरा मॉडर्न से आता है। ठीक है, तो ये जो मैंने पढ़ाया ये चीज तो आपको कॉमन था, किसके लिए, आपका मेंस और प्री दोनों के लिए कॉमन चीज था। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा पहला स्टेज हमारा प्री आता है, ठीक, इसलिए क्या है कि मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है ना मॉडर्न का, ठीक है, क्लियर, उसका मैं स्कैन करके उसके ऊपर एक क्लास करवाऊंगा, जो कि एक टाइप से हमारा रिवाइज सेशन होगा फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है, और जो छोटे मोटे टॉपिक हमारा स्पेक्ट्रम से जो छूट गया है ना, वो उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि वो नोट जो बना है मेरा स्पेक्ट्रम के हिस्से बना है, और वो पूरा प्रिसाइसली मेरा टोटल है प्री के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, हालांकि पॉइंट जो हो तो मेन्स में यूज कर ही सकते हैं, लेकिन प्री के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है वो चीज। ठीक है, क्लियर है ये चीज, मतलब मॉडर्न हमने कंप्लीट कर लिया, बट मॉडर्न का एक एक या दो हम लोग रिवीजन सेशन रखेंगे, क्योंकि 50% जो हमारा मार्क क्वेश्चन होता है मॉडर्न से आता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं दोबारा एक बार भेज देता हूँ सिर्फ, ठीक है, एक साथ सब भेज दूंगा। ठीक है,